गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राइन्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद शाहिद आप सभी के इतिहास के डर को दूर भगाने आ चुका हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड के इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ रहे थे। उस कड़ी में हम लोग आगे जर्मनी के एकीकरण को पढ़ना शुरू कर चुके थे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुरानी वीडियोस को देख लें ताकि आपको आगे की वीडियो आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आगे का वीडियो, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिहार बोर्ड के एग्जाम में समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था जर्मनी के एकीकरण में कि जो फ्रेडरिक विलियम था वो राजा था और उसके मरने के बाद विलियम, सिर्फ विलियम वन भी उसे कहा जाता है, वो क्या बनता है, प्रशा का शासक बनता है, यानी प्रशा का राजा बनता है, जो कि सुधारवादी विचारों का था और राष्ट्रवादी विचारधारा का भी था। वो जर्मनी के एकीकरण करना चाहता था और जर्मनी के एकीकरण करने में वो सबसे बड़ा दुश्मन किसी को मानता था तो वो मानता था वो ऑस्ट्रिया को। यहाँ पर भी विलेन ऑस्ट्रिया ही है। जैसे कि हमने पढ़ा था इटली के एकीकरण में कौन विलन था, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर भी विलेन कौन है, ऑस्ट्रिया ही है। तो अब विलियन वन ने क्या किया, सबसे पहले विलियन याद रखिएगा, ठीक है, विलियम वन या विलियम इसी कहा जाता है। विलियम वन ने इस बिस्मार्क नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा पूछे जाते हैं कि बिस्मार्क को प्रधानमंत्री किसने बनाया। तो बिस्मार्क को प्रधानमंत्री विलियम वन ने बनाया या सिर्फ विलियम ने बनाया। ठीक है, आगे जब इसने प्रधानमंत्री बनाया तो प्रधानमंत्री बनाने के बाद क्या किया, हाँ, तो विलियम वन ने क्या किया, बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि वह जानता था, विलियम वन ये बात जानता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो जर्मनी का एकीकरण सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, एक राष्ट्र कर सकता है, उसका नाम है प्रशा, क्योंकि सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा राज्य था। राज्य कहिए या राष्ट्र कहिए, क्योंकि उस समय जर्मनी की कोई भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो कई राज्यों में बिखरा हुआ था। आपको पता है, आपने पहले पढ़ चुका है कि करीब करीब 300 राज्यों में बटा हुआ था। फिर नेपोलियन ने उसे 39 राज्यों में आकर जोड़ दिया था। ठीक है, तो वो सब पुरानी बातें हमने पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। आगे देखते हैं कि बिस्मार्क को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था, एक महान कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ये इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ था कि प्रशा के जो दो विशेष समुदाय थे, एक उदारवादी राष्ट्रवादी और दूसरा कट्टर राष्ट्रवादी, दोनों समुदाय इसको अपना हितैषी मानते थे। दोनों को लगता कि अरे ये तो अपना आदमी है, बिल्कुल मेरे जैसा बात मानता है। ये इतना बड़ा मौके का फायदा उठाता था। जब उसके तरफ जाता था तो उसकी तरह की बातें, इसके तरफ जाता था तो इसकी तरह की बातें। इसकी कूटनीति सफलता यही थी कि इसको दोनों लोग, राष्ट्रवादी जो थे, उदारवादी राष्ट्रवादी हो चाहे वो कट्टर राष्ट्रवादी हो, दोनों लोग इनको अपना समर्थक मानते थे। किसको, बिस्मार्क को। अब बिस्मार्क ने क्या किया, 1830, ठीक है, जब प्रधानमंत्री बन गया तो 1830 से, ठीक है, ऑस्ट्रिया की संधि, प्रशा की और ऑस्ट्रिया की एक संधि हुई थी, प्रशा ऑस्ट्रिया संधि का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1830 से ही इसने क्या किया, धीरे धीरे एक बेस बनाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि हुई थी। उस संधि में कहा गया था कि अगर कभी भी जर्मनी का एकीकरण होगा तो वो प्रशा के नेतृत्व में नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात कही गई थी। तो उसका विरोध करना जरूरी था। ठीक है, तो बिस्मार्क ने पहले विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, एकीकरण होगा तो किसके नेतृत्व में होगा, प्रशा के नेतृत्व में होगा। और बिस्मार्क ने एक नीति कही जाती है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा पूछी जाती है ये क्वेश्चन। ठीक है, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति अपनाया। इसने बोला ना कि ठीक है, अगर जर्मनी की एकीकरण करना है
तो पहले तो खून बहाना पड़ेगा और लोहा का यूज करना पड़ेगा। लोहा और खून ये क्या है? लोहा खून कहने का मतलब है इसका युद्ध, क्योंकि युद्ध तलवारों से होती थी, तो युद्ध उसके कहने का मतलब था युद्ध। जर्मनी के एकीकरण के लिए युद्ध करना अवश्य था, बिल्कुल जरूरी चीजें थी। बिना एकीकरण, युद्ध के बिना एकीकरण संभव नहीं था। इस किसका मानना था? ये बिस्मार्क का मानना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं बिस्मार्क ने क्या किया। बिस्मार्क को मौका मिला 1864 ईस्वी में। ठीक है, एक मिनट, तब तक हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। हाँ, तो क्या किया बिस्मार्क ने 1864 में क्या नाम है, सॉरी, डेनमार्क नाम का जो देश है, डेनमार्क पर आक्रमण किया। जैसे आपने पढ़ा था, इटली के एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण लोग थे, गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर। तीनों के सहयोग से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। लेकिन इस जर्मनी के एकीकरण में वन मैन आर्मी अकेला बिस्मार्क भैया काफी थे। बोले रहे जब हम है तो टेंशन क्या ले रहे हो, अभी तुमको एकीकरण करके देते हैं। इसने एकीकरण अकेले कर दिया। 3 युद्ध लड़े थे, डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ेगा, फिर सेडेवा का युद्ध लड़ेगा और फिफिर सेडान का युद्ध लड़ेगा। तीनों युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों युद्धों के बाद इसने जर्मनी की एकीकरण पूरी तरीके से कर दिया। तो 1864 में इसने डेनमार्क पर आक्रमण किया। क्यों किया? डेनमार्क का 2 जगह था, एक का नाम था सेल्सविग और दूसरा का नाम था हेल्स्टिंग। ठीक है, इन 2 इलाकों को लेने के लिए उसने क्या किया? बिस्मार्क ने आक्रमण किया। किस पर? डेनमार्क पर। और अपने साथ मिला लिया किसको? ऑस्ट्रिया को। बोला चलो ना ऑस्ट्रिया भैया, पीट के आया जाए। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। ठीक है, अकेले नहीं गया, ऑस्ट्रिया को लेके गया। ऑस्ट्रिया को पीट के बोला कि चलो दोनों लोग हम लोग क्या किया जाए, एरिया इन लोग का ले लिया जाए। और किप पर आक्रमण कर दिया ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। और जो सेल्सविक था ये प्रशा को मिल गया। जीतने के बाद प्रशा को मिला। ये बोला प्रशा के हम रख लेते हैं, और हॉलस्टीन बोला कि तुम ऑस्ट्रिया रख लो। ऑस्ट्रिया को मिला। कहीं आप ऑस्ट्रेलिया तो नहीं समझ रहे हैं ना? यहां पर पूरे पहले चैप्टर में यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में कहीं भी ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग महादेश हो जाता है। ठीक है, यहां पर ऑस्ट्रिया की बात हो रही है हर जगह, ये कंफ्यूजन में ना रहिए आप। तो ये क्या किया? प्रशा खुद रख लिया सेल्सविग, और हॉलस्टीन दे दिया ऑस्ट्रिया को। एक जड़ खत्म। एक प्रॉब्लम डेनमार्क था, डेनमार्क की प्रॉब्लम बिस्मार्क ने खत्म कर दिया अपनी कूटनीति से। अब दूसरा प्रॉब्लम ऑस्ट्रिया। ठीक है, बिस्मार्क ये जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित नहीं किया जाएगा तब तक जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं होगा, जैसे कि इटली में हुआ है। तो उसने क्या किया, जब ये एरिया जीता ना, देखिए मान लीजिए ये जर्मनी हो गया ना, ऐसे मान लीजिए पूरा एकीकृत जर्मनी हो गया, मान के चलिए। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला इलाका था, ये पूरा जो ऊपर वाला इलाका था, ये था हेल्स्टिंग, और ये वाला इलाका था, ये वाला सेल्सविग, और ये प्रशा वाला इलाका था, और इधर ऑस्ट्रिया था। कहीं कहीं इधर ऐसे ही, कुछ एक्यूरेट नहीं है, लगभग मान के चलिए ऑस्ट्रिया था। ठीक है, अब इस भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाया ये बिस्मार्क, क्योंकि कूटनीतिज्ञ तो था ही। इसने क्या किया, इन दोनों इलाके में, हेस्टिंग और सेल्सविग, दोनों जगहों पर, दोनों प्रांतों में जर्मन ज्यादा थे, जर्मन बोलने वाले ज्यादा थे। अब इसका फायदा उठाते हैं कौन? बिस्मार्क भैया। दोनों में जर्मन राष्ट्रवाद भावना को क्या करते हैं? भड़का देते हैं, फैला देते हैं, जिससे होता है कि ये हेल्स्टिंग में क्या हो जाता है? विद्रोह शुरू हो जाता है। तो अब ये इलाका हेल्स्टिंग किसका है? ये है ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया जाएगा ना भाई कंट्रोल करने के लिए, बस बीच में है प्रशा। बोला कि हम ना जाए दे, हम तुमको जाने नहीं देंगे। होता है ना एक बहाना ढूंढना। भले ही बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराना है, लेकिन सामने से हम आक्रमण न करें, ताकि पूरी विश्व की बिरादरी जो है उसको ये न लगे कि प्रशा ने हमला कर दिया ऑस्ट्रिया पे। ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए प्लान बनाया। बोला नहीं, तुमको इधर से जाने हम
नहीं देंगे, तुम मेरे रास्ते से होकर नहीं जाओगे, तुम प्रशा के एरिया से होकर नहीं जाओगे, तुमको जाना है इधर घूम के जाओ, इधर उधर घूम के जाओ। अब ये बचवा खिसिया गए ऑस्ट्रिया, तुम हमको नहीं जाने दोगे, हम लोग दोस्त होते थे तो लोग हमारा से गद्दारी करेगा। बोला ठीक है, तो इसलिए दोनों के बीच में सेडेवा का युद्ध हो गया। इस वजह से 1866 में सेडोवा है शायद, हाँ, सेडोवा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? एक तरफ था ऑस्ट्रिया और दूसरे तरफ था प्रशा। दोनों दोस्त अब हो जाएंगे दुश्मन। अब बिस्मार्क की कूटनीति देखिए और चालाक, इसने फ्रांस को पहले ही समझा दिया था, फ्रांस को पहले ही समझा दिया था कि अगर ऑस्ट्रिया लड़ाई करेगा हमसे तो आप मत आइएगा, आप शांत रहिएगा, तटस्थ से रहिएगा, आप हमारे सामने मत आइएगा, आप बाहर ही रहिएगा। और तो और जो इटली का उस समय शासक हुआ करता था, याद है कुछ, विक्टर इमानुएल के साथ संधि कर लिया था कि अगर ऑस्ट्रिया हमको पीटेगा तो बगल में तुम भी क्या कर देना, पीट देना। यानी कि ये दिख भले रहा था प्रशा अकेले, लेकिन इसके पीछे दो बड़े बड़े बॉडीगार्ड बिल्कुल सीना तान के खड़े हुए थे कि जहां अगर तुम ऑस्ट्रिया पीटा इसको तो हम दोनों लोग आ जाएंगे। फ्रांस बोल दिया था कि चलो ना तुम पीटो, हम कुछ नहीं करेंगे। इटली बोल दिया था, इटली यानी कि विक्टर इमानुएल बोल दिया था कि एकदम तुम पे हमला करने दो, इधर से हम क्या करेंगे, इसको कूट देंगे पकड़ के। अब ये बेचारा ये सब बातों से अनजान 1866 में सेडोवा के युद्ध में कूद गया, और कूद गया तो दोनों तरफ से बेचारे की बुरी तरीके से पराजय होगी। सेडोवा के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं जर्मनी के एकीकरण का दो भाग पूरा हुआ। पहला भाग डेनमार्क के साथ इन दोनों एरिया को लेकर पूरा कर दिया, और दूसरा भाग इधर सेडोवा के युद्ध को पूरा कर दिया। अब आगे क्या करते हैं, ठीक है, तब तक हम एक मिनट इरेज करते हैं। चलिए, दो युद्ध अभी तक हमने करवा दिया। एक डेनमार्क का युद्ध करवा दिया, किसके साथ हुआ डेनमार्क का युद्ध, ऑस्ट्रिया और प्रशा एक तरफ, दूसरी तरफ डेनमार्क, जिसमें सेल्सविक और हेल्स्टिन नामक दो प्रांतों को जीत लिया गया। सेल्सविक दे दिया गया प्रशा को और हेल्स्टिन दे दिया गया ऑस्ट्रिया को। बाद में क्या किया, इन दोनों प्रांतों में जर्मन लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी, तो इसलिए बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए यहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या किया, बढ़ा दिया, लोगों को भड़का दिया, ए मारो इसको। अब ऑस्ट्रिया भैया जल्दी जल्दी तलवार लेके पहुंचे कि चलिए मामला को शांत करवाया जाए। बीच में खड़ा हो गए कौन, प्रशा, कि नहीं जाने देंगे अपने एरिया से। अब खिसिया के इधर से चला पीटने सेडोवा के युद्ध में। कब हुआ, 1866, 64 के बाद 66, बस 2 साल बाद, ठीक है। सेडोवा का युद्ध किसके किस पेच हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में। लेकिन प्रशा के साथ दो बॉडीगार्ड थे, वो दोनों बॉडीगार्ड कौन थे, एक बॉडीगार्ड का नाम था इटली यानी कि विक्टर इमानुएल। एक और बात, इटली विक्टर इमानुएल, याद है ना आपको, तो इटली था, और दूसरे तरफ था वो कौन सा भैया, फ्रांस, जो बोला कि हम एकदम तटस्थ से रहेंगे। दो युद्ध हुआ, मामला शांत हुआ। अब तीसरे युद्ध की नींव पड़ती है। होता यह है कि उसी समय फ्रांस में राजगद्दी से लेकर मामला कुछ गड़बड़ हो जाता है, राजगद्दी को लेकर कुछ अंदरूनी मामलाएं उलझ जाती है। तो जो फ्रांस का दक्षिणी इलाका था ना, उस दक्षिणी इलाके पे जो प्रशा था, प्रशा का हस्तक्षेप था, और बहुत पुराने तरीके से इसका ही वर्चस्व था। असल में वो जमीन भी किसकी थी, प्रशा की ही थी। तो प्रशा ने क्या किया, खुद सामने से नहीं गया, प्रशा ने जो उस एरिया के जितने भी राष्ट्रवादी थे, सारे राष्ट्रवादियों को एकदम बोलिए एकदम भड़का दो, यानी कि फ्रांस के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करवा दिया। किसने, बिस्मार्क ने घूस देकर राष्ट्रवादियों से। अब राष्ट्रवादियों से घूस जब वहां पर आंदोलन होने लगा तो फ्रांस चिढ़ गया, बोला तू ऐसे काहे किया। फ्रांस चिढ़ के फ्रांस ने क्या किया, वापस प्रशा पे आक्रमण कर दिया। कब किया, 19 जून 1870, ठीक है। देखिए 19 जून 1870 को फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने प्रशा पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और चुनहाइनी में आक्रमण तो कर दिया, लेकिन फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार हुई, ठीक है। प्रशा पर आक्रमण किया, कहां पर, सेडान में, ये जगह जरूर याद रखिएगा। सेडान में कौन कौन थे, एक तरफ था प्रशा और दूसरे तरफ था फ्रांस, और फ्रांस क्या हो गया, लूजर,
हार गया था और विनर सर किसके आया, प्रशा के। ठीक है, उसके बाद 19 जून के बाद डेट आता है 10 मई 1871। एक संधि होती है, उस संधि को बोलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। इस संधि में सब लोग, दोनों लोग आते हैं, लड़ाई झगड़ा के बाद संधि होता है, बातचीत होता है। संधि में दोनों लोग आते हैं, बैठ के आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद वापस सारी जो जमीनें थी प्रशा को मिल जाती है और जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। यहां से बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है, किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन कौन से युद्ध लड़े? 3 युद्ध लड़े। एक डेनमार्क के साथ 1864 में, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ सेडोवा में 1866 में, और तीसरा फ्रांस के साथ 1870 में सेडान। 2 नाम, सेडोवा सेडान, एक ही जैसा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अतः फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ 1871 में 10 मई को यह संधि होती है और जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। अब जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है और इटली का एकीकरण भी उसके साथ साथ चल रहा था। पिछली वीडियोस में हमने देखा है, उधर जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हुआ। अब जब ये 2 देशों का एकीकरण होता है तो पूरे यूरोप को ये प्रभावित करते हैं। हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाते हैं, यूनान में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाते हैं, बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। एक तरह समझिए कि जैसे कहावत कही जाती है ना, जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप में सर्दी लगती है, मेटरनिक भैया कहते थे, वही हाल इन दोनों को हुआ। इन दोनों के देखा देखी सारे देश क्या होने लगे, जो छोटे छोटे देश थे, राष्ट्रवाद भावना उनमें पनपने लगी और वो लोग भी आजाद होने की कोशिश करने लगे। तो इन सारी घटनाओं को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण पूरा देख लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।